हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नवंबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नवंबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का ये हमारा लेक्चर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सर्कुलर कौन सा है हमारे पास डिस्कशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर्स है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखिए आगे बढ़ने से पहले हमने सभी तरह के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम्स हो गया या फिर बैंक प्रमोशन एग्जाम्स हो गया, हमने सभी तरह के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक 200 रुपीज का कम्प्रहेंसिव पीडीएफ कोर्स तैयार किया है। डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, जिसमें हम आपको बैंकिंग नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्टैटिक बैंकिंग होता है उसका पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जनवरी टू दिसंबर मंथ तक का आरबीआई सर्कुलर्स आपको मिलेगा। जनवरी टू दिसंबर मंथ तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जितना भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो, और इन सब के ऊपर इजी टू डिफिकल्ट लेवल 2500 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पीडीएफ कोर्स अवेल कर लिया है। अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ कोर्स अवेल कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सर्कुलर कौन सा है हमारे पास डिस्कशन के लिए। देखिए यहाँ पे हम नवंबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो नवंबर मंथ में कुछ स्पेशल हुआ था। नवंबर मंथ के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया था। बहुत सारा जो आउटडेटेड सर्कुलर्स था उसको आरबीआई ने रिपील कर दिया था, ताकि जो हमारा रेगुलेटेड एंटिटीज है उसके ऊपर जो इतना सारा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने का बर्डन है उसको कम किया जा सके। तो आरबीआई ने नवंबर मंथ के अंदर 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया था। तो बेसिकली पूरा न्यूज़ क्या है, 28 नवंबर 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9445 सर्कुलर्स को कंसोलिडेट करके, इसको मर्ज करके 244 फंक्शन वाइज मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया। तो यहाँ पे ये जो आप 9445 सर्कुलर्स देख रहे हैं, तो इसमें से तकरीबन 3800 सर्कुलर्स था जिसको एक्चुअली में मर्ज करके ये 244 फंक्शन वाइज मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया गया। और बाकी का जो सर्कुलर्स था वो काफ़ी आउटडेटेड हो गया था, उसका ज़रूरत नहीं था, तो आरबीआई ने उसको रिपील कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आरबीआई ने 9445 सर्कुलर्स को कंसोलिडेट करके 244 फंक्शन वाइज मास्टर डायरेक्शन को इशू किया। फंक्शन वाइज का क्या मतलब है कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो मास्टर डायरेक्शन है उसको इशू किया गया है। मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका केवाईसी है, तो केवाईसी के ऊपर जितने सारे भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस, जो भी डायरेक्टिव्स आरबीआई ने इशू किया था प्रीवियसली, उसको एक सिंगल मास्टर डायरेक्शन के अंदर कंसोलिडेट करके उसको मर्ज करके इशू किया गया। तो इस तरीके से 244 फंक्शन वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो मास्टर डायरेक्शंस है उसको इशू किया गया। और इन 244 मास्टर डायरेक्शंस के अंदर 11 अलग अलग कैटेगरीज का जो रेगुलेटेड एंटिटीज है वो कवर्ड है। मतलब कि ये जो 244 मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया गया है वो 11 अलग अलग कैटेगरीज का रेगुलेटेड एंटिटीज है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये यहाँ पे 11 रेगुलेटेड एंटिटीज कवर्ड है 244 मास्टर डायरेक्शंस के अंदर। तो कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो एआरसीज होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीआईसीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो ये 11 अलग अलग तरह का रेगुलेटेड एंटिटी है, अलग अलग कैटेगरीज का रेगुलेटेड एंटिटीज है जो कि इन 244 मास्टर डायरेक्शंस के अंदर कवर्ड है। ओके, ना देखिए यहाँ पे आरबीआई ने ये जो 244 फंक्शन वाइज मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया है, तो इससे होगा क्या। तो सबसे पहले तो इससे क्लैरिटी आएगा। अब देखिए क्या होगा, जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है उसके लिए जो भी नियम है उसको समझना आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि जो आउटडेटेड सर्कुलर था उसको आरबीआई ने हटा दिया है। तो अब जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है उसके लिए काफ़ी आसान होगा रूल्स को समझना, जो एक्सेसिबिलिटी होता है वो इम्प्रूव होगा। अब क्या होगा कि अगर
कोई बैंक है या कोई एनबीएफसी है और उसको किसी रूल को रेफर करना है, तो अब उसको सालों पुराना जो हजारों सर्कुलर्स है उससे होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे इजिली वो क्या करेगा, जिस टॉपिक को लेकर के उसको रूल को रेफर करना है उसका अपडेटेड मास्टर डायरेक्शन में हो जाएगा और उस रूल को वो रेफर कर लेगा। तो एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगा और रेगुलेटेड एंटिटीज़ के ऊपर जो इतना सारा कंप्लाइंस बर्डन है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने का उसके ऊपर जो बर्डन था वो यहाँ पे कम होगा और इन सब के वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है वो यहाँ पे इंप्रूव होगा। ओके, तो ये पूरा न्यूज़ था। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा 244 मास्टर डायरेक्शंस है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ऐसा नहीं है, आप बस ये नंबर याद रख लीजिए। तो आरबीआई ने 244 फंक्शन वाइज मास्टर डायरेक्शंस को इशू किया है 9445 सर्कुलर्स को कंसोलिडेट करके, और इसके अंदर 11 अलग अलग कैटेगरीज का रेगुलेटेड एंटिटीज कवर्ड है। तो बस ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो आपका 244 मास्टर डायरेक्शंस है उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ न्यू डिसीजन के बारे में बताया गया है या फिर कुछ नया फैसला लिया गया है। कोई एक टॉपिक है उसके ऊपर पहले का जो भी रूल्स था, जो भी रेगुलेशंस था, जो भी डायरेक्टिव था उसको कंसोलिडेट करके बस यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो बस ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 244, 9445 सर्कुलर्स, 11 कैटेगरीज ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज, इसको बस देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मे बी आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो सर्कुलर है वो हमारे पास क्या है डिस्कशन के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 11 नवंबर 2025 का है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीपर्चेस ट्रांजैक्शंस रेपो, जिसको वाइडली रेपो के नाम से जाना जाता है, रेपो डायरेक्शंस 2025। तो क्योंकि ये मास्टर डायरेक्शन है तो और इसको हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए इस मास्टर डायरेक्शन को कवर करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये जो मास्टर डायरेक्शन है वो किस चीज को लेकर के है, तो रेपो ट्रांजैक्शंस, जो रीपर्चेस ट्रांजैक्शंस होता है उसको लेकर के ये पूरा मास्टर डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो हम रीपर्चेस ट्रांजैक्शंस जो रेपो होता है वो होता क्या है उसको हम देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो रीपर्चेस ट्रांजैक्शंस है जिसको वाइडली रेपो के नाम से जाना जाता है, ये होता क्या है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं ना इन जनरल कि ये क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, कोई बैंक है मान लीजिए और उसको ना कैश का ज़रूरत है और उसके पास कुछ सिक्योरिटीज़ पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है ना, वो इन सिक्योरिटीज़ को कोलेटरल के तौर पे दे करके, कोई दूसरा बैंक है मान लीजिए उसको ये सिक्योरिटीज़ कोलेटरल के तौर पे दे करके फंड बोरो कर लेता है। तो जो रीपर्चेस ट्रांजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, कोई एक पार्टी है और उसके पास कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज़ है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सब है उसके पास। इन सबको कोलेटरल के तौर पे दे करके फंड बोरो कर सकता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो रेपो का मतलब यही होता है। नाउ अगर हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 45U सब सेक्शन सी है उसके अंदर जो रीपर्चेस ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ये याद रखिएगा कि जो रीपर्चेस ट्रांजैक्शन होता है उसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45U सबसेक्शन सी के तहत। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा रीपर्चेस ट्रांजैक्शन, तो ये बेसिकली है क्या, ये जो रेपो है ये है क्या, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके फंड को बोरो किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिक्योरिटीज रहता है उसको सेल किया जाता है इस एग्रीमेंट के साथ कि उन सिक्योरिटीज को वापस से परचेस कर लिया जाएगा एक तय किए हुए फ्यूचर डेट पे एक एग्रीड प्राइस पे, और इस एग्रीड प्राइस के अंदर इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल होता है। कैसे ये काम करता है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ना शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कैश का जरूरत है और इसके पास ना सपोज कि 500 करोड़ के वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसी दूसरे पार्टी को, मान लीजिए कि दूसरा पार्टी है HDFC बैंक, इसको ये सेल कर देता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और इसके पास क्या आ जाता है, इसके पास 500 करोड़ रुपीस आ जाता है, ये इसके पास आ जाता है, इसको इसने सेल कर दिया इस एग्रीमेंट के साथ कि इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो वापस से
परचेस कर लेगा थोड़ा पैसा ज़्यादा दे करके। तो एसबीआई ने 500 करोड़ के वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एचडीएफसी बैंक को सेल कर दिया। अब मान लीजिए एक दिन के बाद एसबीआई क्या करता है, इन सिक्योरिटीज को वापस से परचेस कर लेता है, मान लीजिए 500 करोड़ प्लस 10 लाख रुपीस दे करके। तो ये जो 10 लाख रुपीस है कि एचडीएफसी बैंक के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो यही क्या होता है, ये हो गया आपका रीपर्चेस ट्रांजेक्शन। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल फंड को बोरो करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एसबीआई ने इसका इस्तेमाल फंड को बोरो करने के लिए किया। इसमें क्या होता है, जो एलिजिबल सिक्योरिटीज रहता है उसको सेल किया जाता है इस एग्रीमेंट के साथ कि उन सिक्योरिटीज को वापस से परचेस कर लिया जाएगा एक तय किए हुए डेट पे, एक तय किए हुए प्राइस पे। और ये जो एग्रीड प्राइस रहता है उसमें इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पे 500 करोड़ प्लस 10 लाख रुपीस में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने एचडीएफसी बैंक से वापस उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया। तो यहाँ पे जो 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा एसबीआई को एचडीएफसी बैंक को देना पड़ा है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। समझ में आ गया, रीपर्चेस ट्रांजेक्शन जो रेपो होता है वो क्या होता है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे रिवर्स रेपो का क्या मतलब है। तो एग्जैक्टली जो हमने रेपो में देखा है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है, रिवर्स रेपो होता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45U सब सेक्शन डी के अंदर जो रिवर्स रेपो है उसको डिफाइन किया गया है। तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है रेपो का। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके फंड लेंड किया जाता है, पैसा उधार पे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है इस एग्रीमेंट के साथ कि उन सिक्योरिटीज को वापस से सेल कर दिया जाएगा एक फ्यूचर डेट पे, एक एग्रीड प्राइस पे। और ये जो एग्रीड प्राइस होता है उसमें इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक एसबीआई से इन सिक्योरिटीज को परचेस कर रहा है, राइट। और फिर एचडीएफसी बैंक ने इन सिक्योरिटीज को सेल कर दिया थोड़ा ज्यादा पैसा लेकर के। तो एसबीआई की तरफ से ये क्या हो गया, रेपो ट्रांजेक्शन हो गया। और एचडीएफसी बैंक की तरफ से ये क्या हो गया, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन हो गया। तो एसबीआई की तरफ से ये क्या हो गया, रेपो हो गया, और एचडीएफसी बैंक की तरफ से ये क्या हो गया, रिवर्स रेपो हो गया। ठीक है, सॉरी, रिवर्स रेपो हो गया। तो समझ में आ गया बेसिकली क्या होता है ये। तो रेपो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इसमें सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है इस एग्रीमेंट के साथ कि उन सिक्योरिटीज को वापस से परचेस कर लिया जाएगा एक फ्यूचर डेट पे, एक एग्रीड प्राइस पे, थोड़ा ज्यादा पैसा दे करके। और रिवर्स रेपो में क्या होता है, इसमें सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है इस एग्रीमेंट के साथ कि उन सिक्योरिटीज को वापस से सेल कर दिया जाएगा एक तय किए हुए डेट पे, एक एग्रीड प्राइस पे। ठीक है, समझ में आ गया रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको रेपो और रिवर्स रेपो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो ये मास्टर डायरेक्शन है रीपर्चेस ट्रांजैक्शन रेपो के ऊपर, उसको अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 2018 का रीपर्चेस ट्रांजैक्शन के ऊपर आरबीआई का जो डायरेक्शंस है उसको हमें रेफर करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे डिसीजन क्या लिया गया ना उसको हम समझते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45U सेक्शन 45U के क्लॉज ई के तहत जो इसको पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज होता है, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज बेसिकली क्या होता है, ऐसा बॉन्ड्स होता है जो कि जो अर्बन लोकल बॉडीज होता है उसके द्वारा इशू किया जाता है। जैसे कि नगर पंचायत आपने सुना होगा, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा। तो ये सब बॉन्ड्स इशू करके लोगों से पैसा रेज करता है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, कुछ वाटर सप्लाई के लिए या सीवेज सिस्टम के लिए, रोड के लिए। तो इन सब के लिए बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45U क्लॉज ई के तहत इसको जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को, जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स होता है उसको एलिजिबल सिक्योरिटीज के तौर पे स्पेसिफाई कर दिया है रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, तो सबसे पहली बात तो जो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल है उसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी से हम जो भी प्रोविजंस पढ़ने वाले उसमें उसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, जैसे कि क्या था, एसबीआई है, एसबीआई ने क्या किया, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, तो इसने क्या किया, इसने एचडीएफसी बैंक को इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, राइट, और जो फंड है वो बोरो कर लिया। तो यहाँ पे एसबीआई अब अगर इसके पास म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज है उसको भी ये एचडीएफसी बैंक को सेल करके इसके अगेंस्ट में जो फंड है वो बोरो कर सकता है। ओके,
तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45U क्लॉज ई के तहत इसको जो पावर मिला हुआ उसका इस्तेमाल करके म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को एलिजिबल सिक्योरिटीज के तौर पे स्पेसिफाई कर दिया है रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन के लिए। मतलब कि अब रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 22 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन इशू करके ये जो डिसीजन है उसको अनाउंस किया। अब देखिए यहाँ पे जो 2018 का डायरेक्शन है रीपर्चेस ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो उसके अंदर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को एज एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर रेपो ट्रांजेक्शंस के तौर पे इंक्लूड करने के लिए, जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज है उसको रेपो ट्रांजेक्शंस के लिए एलिजिबल सिक्योरिटीज के तौर पे इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए 2018 का जो डायरेक्शंस है उसको अपडेट किया गया है। और यहाँ पे ये मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीपर्चेस ट्रांजेक्शंस रेपो डायरेक्शंस 2025 को इशू किया गया है। तो रीपर्चेस ट्रांजेक्शंस के ऊपर ये जो 2025 का डायरेक्शंस है ये फाइनल डायरेक्शंस है। ओके, तो ये डायरेक्शंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45W और सेक्शन 45U के तहत आरबीआई को जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके इशू किया गया है। और ये जो डायरेक्शंस हैं ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये बेसिकली ना जो रीपर्चेस ट्रांजेक्शंस होता है, जो रेपो होता है, उसको लेकर के ये यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। क्या डिसीजन लिया गया है? म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को एलिजिबल सिक्योरिटीज के तौर पे क्लासिफाई कर दिया गया है रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन के हिसाब से जो डायरेक्शंस है उसको लाने के लिए यहाँ पे ये मास्टर डायरेक्शंस को अपडेट कर दिया गया है और अपडेटेड डायरेक्शंस को इशू किया गया है। तो डिसीजन समझ में आ गया क्या लिया गया है? अब इस कंप्लीट मास्टर डायरेक्शन को भी हम पढ़ लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45W के तहत इसको जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके ये जो डायरेक्शंस है मास्टर डायरेक्शंस इसको इशू किया है। जितना भी एंटिटी है जो कि एलिजिबल है, जो रेपो ट्रांजेक्शंस होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन सब के लिए ये जो डायरेक्शंस है वो इशू किया गया है। ओके ना, यहाँ पे शॉर्ट टाइटल तो ये तो आपको पता चली गया होगा, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीपर्चेस ट्रांजेक्शंस रेपो डायरेक्शंस 2025 के नाम से ये जो डायरेक्शंस है ये जाना जाएगा। और ये जो डायरेक्शंस है ना ये फाइनल डायरेक्शंस है, मतलब इसके पहले का जो भी डायरेक्शंस है रीपर्चेस ट्रांजेक्शंस के ऊपर उसको ये सुपरसीड करता है। पहले का जो भी डायरेक्शंस है रेपो के ऊपर वो कैंसिल हो गया है, ये फाइनल डायरेक्शन है रीपर्चेस ट्रांजेक्शंस के ऊपर। ओके, और ये डायरेक्शंस इमीडिएट इफेक्ट से लागू भी हो गया है ना। यहाँ पे देखिए ये जो डायरेक्शंस है ना वो किस तरह के रेपो ट्रांजेक्शंस के ऊपर, किस तरह के रीपर्चेस ट्रांजेक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो भी रेपो ट्रांजेक्शंस होगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। जो भी आपका बीएससी है, एनएससी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी रेपो ट्रांजेक्शंस होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ओवर द काउंटर जो भी ट्रांजेक्शंस होगा, मतलब कि दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज के बीच में डायरेक्टली जो रेपो ट्रांजेक्शंस है वो हो रहा है। जैसे मान लीजिए एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली हो रहा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके ऊपर भी ये जो डायरेक्शंस है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो पहला है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और तीसरा है ओवर द काउंटर। ओके, ना देखिए यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर जो भी रेपो ट्रांजेक्शंस होगा तो फिर उस केस में जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, वो अप्लाई होगा। जो भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा इसके ऊपर, ट्रेड का जो भी सेटलमेंट होगा, तो उसके लिए उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का जो भी रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, वो यहाँ पे उसके हिसाब से होना चाहिए। जो सेबी का रूल्स होगा, सेबी के द्वारा जो रूल्स इशू किया जाएगा उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, ना देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो डायरेक्शंस है वो हर तरह का जो रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस होता है भारत के अंदर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, इसके तहत जो भी रेपो या रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस होता है उसके ऊपर ये जो डायरेक्शंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वैसा रेपो, वैसा रिवर्स रेपो जो कि बैंक्स डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करता है उसके ऊपर ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस तरह के ट्रांजेक्शंस के लिए सेपरेट रूल्स अवेलेबल है।
तो आपको पता होगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत आरबीआई क्या करता है, अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाता है तो आरबीआई एलएएफ के तहत एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है। अगर लिक्विडिटी कम हो जाता है तो एलएएफ के तहत बैंकिंग सिस्टम के अंदर आरबीआई लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है। तो ये सब कैसे करता है, बैंकों के साथ रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स करके, राइट। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस है ना, ये इस तरह का जो रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, जिसमें क्या होता है, बेसिकली बैंक है, बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन में फंड का जरूरत है, तो बैंक ने अपना जो एसएलआर सिक्योरिटीज है उसको आरबीआई को कोलेटरल के तौर पे दे करके उसके अगेंस्ट में फंड बोरो किया। तो इस तरह का जो रेपो या रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर ये डायरेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो मान लीजिए कि दो बैंक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में एसबीआई है और एचडीएफसी बैंक है, और इन दोनों के बीच में जो भी रेपो ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके ऊपर ये डायरेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब मान लीजिए कि एसबीआई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों के बीच में रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसके ऊपर ये डायरेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पे डेफिनेशंस दिया गया है, अलग अलग टर्म को डिफाइन किया गया है। इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो अलग अलग टर्म है उसका क्या मतलब होगा उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। तो इसका क्या मतलब होगा इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर? तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स का मतलब है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, जिसको कि भारत के अंदर इशू किया जाता है और पैसा रेज किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो नॉन कन्वर्टेबल है उसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपली सा मतलब है कि मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी का बॉन्ड्स आपके पास है या फिर उस कंपनी का डिवेंचर्स आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि आगे चल करके वो बॉन्ड्स वो डिवेंचर्स उस कंपनी के शेयर में बदल जाएगा और आपके पास उस कंपनी का शेयर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये नॉन कन्वर्टेबल है। डेट सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको इशू करके जो कंपनी है, कंपनी ने पैसा रेज किया है, पैसा उधार लिया है और उसको वो पैसा को रीपे करना है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स का क्या मतलब है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज जिसको कि भारत के अंदर इशू किया गया है और जो कि बेसिकली इस बात को बताता है कि इसको इशू करके लोगों से पैसा रेज किया गया है और उस पैसा को उसको चुकाना भी है, लोन लिया गया और उसको चुकाना भी है। जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गया, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गया, कमर्शियल पेपर जो कंपनीज के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा, एआईएफआईज के द्वारा इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो इशू किया जाता है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उसके बाद आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, या फिर तो ये सब क्या हो गया आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के अंदर आ गया। या फिर कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज जिसको कि किसी कंपनी ने इशू किया है, कोई मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो इन सब के द्वारा इशू किया गया है। या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा सिक्योरिटीज इशू किया गया है जिसको कि किसी सेंट्रल या फिर स्टेट एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और नॉट। तो जो भी ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, ये सिक्योर्ड हो सकता है या फिर ये अनसिक्योर्ड हो सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सिक्योर्ड होने का क्या मतलब है कि जो कंपनी है, कंपनी ने सिक्योरिटी जो कोलेट्रल होता है वो दिया हुआ है, इसने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स को इशू करके एक तरीके से लोन लिया है, तो उसके लिए इसने जो भी इसका एसेट्स है उसको कोलेट्रल के तौर पे दिया हुआ है, तो वो सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिवेंचर्स हो गया। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड का सिंपली मतलब है कि इसने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स को इशू करके लोन लिया है, जो पैसा उधार पे लिया है, उसके लिए इसने किसी भी तरह का एसेट सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिया है। ठीक है, but does not include debt securities issued by central government or a state government। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डेट सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, जैसे कि आपका बॉन्ड्स हो गया, आपका ट्रेजरी बिल्स हो गया, इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू करता है, तो ये सब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। ओके, या फिर जो सिक्योरिटी रिसीट होता है जिसको कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। इसको देखेंगे हम थोड़ी देर के बाद। जो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के द्वारा इशू किया जाता है, तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। इसका भी डेफिनेशन अभी हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डेट सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, जो सिक्योरिटी रिसीट होता है, जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो वो सब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा।
समझ में आ गया? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का क्या मतलब है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, जिसको कि भारत के अंदर इशू किया गया है और उसको इशू करके एक तरीके से जो पैसा है वो उधार पे लिया गया है और उस पैसे को कंपनी को चुकाना है। जैसे कि आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कंपनी जो कमर्शियल पेपर्स इशू करता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू किया जाता है, फिर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी जिसको कि किसी कंपनी ने, किसी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इशू किया है और उसको इशू करके पैसा रेज किया है, वो सिक्योर्ड भी हो सकता है या फिर अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है, ये सब इसके अंदर नहीं आएगा। सिक्योरिटी रिसीट नहीं आएगा, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का क्या मतलब है? आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए जो टर्म है वो है कमर्शियल पेपर, जिसको कि वाइडली सीपी के नाम से जाना जाता है। तो कमर्शियल पेपर को कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, एनबीएफसीज के द्वारा इसको इशू किया जाता है, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर 5, उसके द्वारा इशू किया जाता है। तो इसको इशू करके पैसा रेज किया जाता है। तो कमर्शियल पेपर होता क्या है? ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है कि कंपनी यहाँ पे किसी भी तरह का सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल, जैसे कि अपना प्रॉपर्टी हो गया, एसेट्स हो गया, वो नहीं देता है। कंपनी मान लीजिए कि कमर्शियल पेपर को इशू करके लोगों से पैसा रेज कर रहा है, तो वो कोई सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल नहीं देता है। अगर ताकि आगे चल करके अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाए तो उन एसेट्स को सेल करके जिससे भी पैसा लिया गया उसको पैसा रीपे किया जाएगा। तो ये अनसिक्योर्ड होता है। कंपनी यहाँ पे किसी भी तरह का सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल नहीं देता है। जो भी इन्वेस्टर होता है उसको कंपनी का जो भी क्रेडिट रेटिंग होता है उसके ऊपर विश्वास करना होता है, कंपनी का जो भी रेपुटेशन होता है उसके ऊपर विश्वास करना होता है। तो कमर्शियल पेपर क्या है? ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि कमर्शियल पेपर मैक्सिमम कितने मेच्योरिटी कितने कितने मेच्योरिटी तक के कमर्शियल पेपर को इशू किया जा सकता है, मतलब कि उसका मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना हो सकता है? तो 12 मंथ्स। ओके, तो कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसका मैक्सिमम मेच्योरिटी 12 मंथ्स, मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 ईयर ही हो सकता है। तो ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। मतलब कि बेसिकली ये एक रिटन प्रॉमिस है जिसमें कंपनी बोलता है कि हमने आपसे पैसा लिया है, हम आपको ये पैसा रीपे कर देंगे एक स्पेसिफिक डेट पे। ओके, और जो ओरिजिनल टेनोर होता है किसी कमर्शियल पेपर का वो 7 डेज से लेकर के 1 ईयर तक के बीच में होता है। मतलब कि अगर कोई कंपनी है और वो कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है तो इसको कम से कम 7 डे के मैच्योरिटी वाला कमर्शियल पेपर इशू करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल तक के मैच्योरिटी वाला जो कमर्शियल पेपर है उसको इशू कर सकता है और पैसा रेज कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ना देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। आरआरबीज हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, एआईएफआईज हो गया, जैसे कि आपका एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नैफिड, तो इसके द्वारा इशू किया जाता है। ये क्या है? ये एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? देखिए बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है ना, इसमें आप बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके अगेंस्ट में बैंक आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। तो मान लीजिए ना कि जो आपने बैंक के अंदर पैसा जमा किया है और बैंक ने आपको इसके अगेंस्ट में एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया है और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मान लीजिए कि 2 महीने का है। 2 महीने के बाद जो पैसा है आपने जो भी डिपॉजिट किया उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब ना 2 महीने से पहले ही आपको पैसा का जरूरत पड़ गया है तो आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना वो किसी दूसरे पर्सन को सेल कर सकते हैं। तो यही क्या होता है? ये नेगोशिएबल होता है। मतलब मैच्योरिटी से पहले भी आप किसी दूसरे पर्सन को सेल करके उसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं, उससे आप पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अगेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि इसका भी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम इसका मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स ही हो सकता है और इसको ना डीमेट फॉर्म में इशू किया जाता है। डीमेट फॉर्म में इसको इशू किया जा सकता है जैसे कि आपका शेयर्स है, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाता है, राइट? उसी तरीके से जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको डीमेट फॉर्म में इशू किया जा सकता है या फिर इसको प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जा सकता है। जो भी आप बैंक के अंदर या फिर कोई दूसरा एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, समझ में आ गया?
इसके बाद है यहाँ पे डेट ईटीएफ। तो डेट ईटीएफ क्या है? ये बेसिकली एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो ये ऐसा फंड है जो कि इसी डायरेक्शन के अंदर पैराग्राफ 3(1) में कुछ कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज बोला गया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, आपका कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इन सब के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। तो डेट ईटीएफ का क्या मतलब है? कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि एलिजिबल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। तो ये क्या है? तो ये बेसिकली एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है। तो जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था, एसबीआई था और एचडीएफसी बैंक था। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बीच में रेपो डील हुआ, राइट? रेपो डील हुआ। तो यहाँ पे एसबीआई को एचडीएफसी बैंक को जो सिक्योरिटीज है वो देना है, और एचडीएफसी बैंक को एसबीआई को क्या देना है? कैश देना है, राइट? एसबीआई को क्या देना है? यहाँ पे सिक्योरिटीज देना है, और एचडीएफसी बैंक को क्या देना है? कैश देना है। तो जो एचडीएफसी बैंक है उसके पास सिक्योरिटीज पहुंच जाए, जो एसबीआई है एसबीआई के पास कैश पहुंच जाए, यही क्या होता है? सेटलमेंट होता है। तो ये जो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट है ना, ये क्या है? ये एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है कि जो बायर है, बायर के तरफ से जो फंड ट्रांसफर होता है, जैसे एसबीआई, हाँ नहीं, जो बायर है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो फंड ट्रांसफर होगा, और जो सेलर है, सेलर कौन है? एसबीआई है। एसबीआई यहाँ पे सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, तो एसबीआई की तरफ से जो सिक्योरिटीज ट्रांसफर होगा ना, वो साइमल्टेनियसली होगा, मतलब कि एक साथ होगा, एक साथ ये दोनों चीज होगा। ओके, ये यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है, मतलब कि जो बायर है, ये जो बायर है, बायर को सिक्योरिटीज तभी मिलेगा जब इसने पेमेंट कर दिया है, और जो सेलर है, सेलर को पैसा तभी मिलेगा जब इसने सिक्योरिटीज दे दिया है। ओके, तो ये दोनों एक साथ होना चाहिए। यही क्या होता है? डिलीवरी वर्सेस पेमेंट होता है। तो ये सिंपली क्या है? एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है। ओके, ना यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के सेक्शन 2 सब सेक्शन F के तहत जो मीनिंग बताया गया वही मीनिंग यहाँ पे भी माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हेयर कट। हेयर कट का क्या मतलब है? तो कोई कोलेट्रल है, कोलेट्रल का जो मार्केट वैल्यू रहता है वो, और उसके अगेंस्ट में जितना पैसा बोरो किया जाता है वो, उसके बीच में जो डिफरेंस रहता है वही हेयर कट कहलाता है। अब जैसे कि मान लीजिए ना कि कोई, फॉर एग्जांपल एसबीआई है, एसबीआई के पास यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और उसका मार्केट वैल्यू मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है। ओके, अब इन सिक्योरिटीज को ये एचडीएफसी बैंक को सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं है कि इसके अगेंस्ट में पूरा 100 रुपया एसबीआई को दे देगा, राइट? यहाँ पे इसके अगेंस्ट में मान लीजिए कि 98 रुपीज़ दिया या 95 रुपीज़ दिया, तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपये का, मान लीजिए ना कि 98 रुपीज़ दिया, तो ये जो 2 रुपये का डिफरेंस है, परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो यहाँ पे 2% का जो हेयर कट है वो अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हेयर कट बेसिकली क्या होता है? तो जो भी कोलेट्रल है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है हमारे एग्जांपल में, उसका जो मार्केट वैल्यू है, इसका मार्केट वैल्यू कितना? 100 रुपीज़ है मार्केट वैल्यू, और इसके अगेंस्ट में, इस कोलेट्रल के अगेंस्ट में कितना पैसा मिला है? 98 रुपीज़ मिला है एसबीआई को। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है, कितना का डिफरेंस है? 2 रुपये का डिफरेंस है। परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 2%। तो ये क्या हो गया? आपका हेयर कट हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से 2% का हेयर कट अप्लाई होना है। तो यहाँ पे अगर 100 रुपये का कोलेट्रल है तो एचडीएफसी बैंक 98 रुपीज़ यहाँ पे लेंड करेगा। अगर 5% कोलेट्रल है, सॉरी 5% अगर हेयर कट है, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे एसबीआई को 95 रुपीज़ देगा। ठीक है, समझ में आ गया हेयर कट क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिस्टेड कॉर्पोरेट, तो इसका क्या मतलब है? तो कोई भी ऐसा कंपनी या फिर कोई भी ऐसा फर्म जिसका जो शेयर्स है या डेट है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, वहां पे उसका ट्रेडिंग होता है, वो लिस्टेड है। जैसे बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, उसके ऊपर लिस्टेड है। अब जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का शेयर बीएससी एनएससी के ऊपर लिस्टेड है, राइट? तो वो क्या हो गया? लिस्टेड कॉर्पोरेट हो गया। तो लिस्टेड कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा कंपनी या फिर कोई भी ऐसा फर्म जिसका शेयर, जिसका जो डेट है, जो भी आपका बॉन्ड्स वगैरह है, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी के ऊपर वो लिस्टेड है, वहां पे उसका ट्रेडिंग होता है। ओके, नाउ एमएफआई का क्या मतलब है? मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है? देखिए
वैसे तो बहुत सारा मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, राइट, लेकिन हमारे लिए एमएफआई का क्या मतलब है? तो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है वैसा मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, वो एक मेंबर है। जैसे कि आपका एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो उसमें इंडिया एक मेंबर है। इसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इसको कैसे हम बोल सकते हैं, तो इसमें भी इंडिया एक मेंबर है। इसके बाद आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, तो इसके अंदर भी इंडिया एक मेंबर है। तो ये सब हमारे लिए क्या हो गया? मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज का क्या मतलब है। तो इसको लेकर के अभी डिसीजन लिया गया है। क्या डिसीजन लिया गया है? कि म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को एलिजिबल सिक्योरिटीज के तौर पे स्पेसिफाई कर दिया गया है रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन के लिए। तो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है, इसके अंदर जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया, जो इसके अंदर मतलब है, वही मतलब हमें यहाँ पे लेना है, उसी मीनिंग को हमें रेफर करना है। या फिर ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत जो भी रूल्स या रेगुलेशंस को इशू किया गया है, तो उसमें म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को जैसे डिफाइन किया गया है, वही डेफिनेशन हमें लेना है। तो मैंने ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर इसका डेफिनेशन ढूंढने का कोशिश किया था, मुझे नहीं मिला, लेकिन सेबी ने एक एफएक्यू इशू किया था, तो उसके अंदर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है, तो उसी डेफिनेशन को हम यहाँ पे रेफर करेंगे। ठीक है, देखिए जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज होता है ना, ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज होता है। तो अगेन नॉन कन्वर्टेबल का क्या मतलब है? कि जो भी, जिसके द्वारा भी, जो भी कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और उसने म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया है, तो ऐसा नहीं है कि आगे चल करके वो बॉन्ड्स आपका शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज होता है। अगेन इसको जो भी इशू करता है वो बेसिकली इस बात को, मतलब कोई मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और उसने म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को इशू किया है, तो ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस बात को शो करता है कि जिसने इसको इशू किया है वो यहाँ पे इसको इशू करके पैसे उधार पे ले रहा है और वो पैसा उसको चुकाना भी है। तो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज क्या होता है? ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज होता है। जैसे कि आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गया, या फिर कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज हो गया जिसको कि म्युनिसिपल डेट रेगुलेशंस के तहत इशू किया गया है। ओके, नाउ एग्जैक्टली इसको किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज होता है उसको म्युनिसिपैलिटी के द्वारा मेनली इशू किया जाता है। और म्युनिसिपैलिटी क्या होता है? तो ये बेसिकली ना एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होता है जिसको कि अर्बन एरिया में, जो शहरी क्षेत्र होता है, वहाँ पे उसको जो आपका म्युनिसिपैलिटी होता है उसको वहाँ पे फॉर्म किया जाता है। वहाँ पे लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि पानी से जुड़ा हुआ सर्विसेज, पानी प्रोवाइड करने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, जो सीवेज सिस्टम होता है वो, आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाने के लिए। तो म्युनिसिपैलिटी क्या होता है? ये एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होता है जिसको कि अर्बन एरिया के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर उसको फॉर्म किया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसके हिसाब से जो म्युनिसिपैलिटी है वो 3 तरह का हो सकता है। एक तो होता है आपका नगर पंचायत, एक होता है आपका नगर पंचायत, एक होता है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, और एक होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो नगर पंचायत होता है ना, ये बेसिकली वैसे एरिया के लिए होता है जो रूरल एरिया है, लेकिन वो अर्बन एरिया के अंदर, वो ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन वो शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए होता है आपका नगर पंचायत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेसिकली, सॉरी, जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है, जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है वो बेसिकली जो स्मॉलर अर्बन एरिया होता है उसके लिए होता है, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो लार्जर अर्बन एरिया के लिए होता है। जैसे कि आपका पटना पीएमसी हो गया, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद आपका एमसीडी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये सब क्या हो गया? आपका म्युनिसिपैलिटी हो गया। तो यहाँ पे जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज है, जो भी म्युनिसिपल बॉन्ड्स होता है, उसको म्युनिसिपैलिटी के द्वारा मेनली इशू किया जाता है। जैसे कि आपका नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जाम्पल आपका पीएमसी हो गया, एमसीडी हो गया, इसके द्वारा इशू किया जाता है। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके द्वारा इशू किया जाता है, जैसे कि आपका डीडीए के बारे में आपने सुना होगा,
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आपने MMRDA के बारे में सुना होगा, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके द्वारा इशू किया जाता है। कोई बोर्ड है या कोई कॉरपोरेशन है, कोई अथॉरिटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एजेंसी है जिसको कि सेंट्रल या फिर स्टेट एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, उसके द्वारा इशू किया जाता है। या फिर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल, या आपका पुणे स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इन सब के द्वारा म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स होता है उसको इशू किया जाता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड बनवाने के लिए, या स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए, ताकि जो मेन गवर्नमेंट है उसके ऊपर उनका उतना डिपेंडेंसी ना हो। ओके, तो समझ में आ गया म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज क्या होता है। ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज होता है, जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और इसको म्युनिसिपल डेट रेगुलेशंस के तहत इशू किया जाता है। किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो मेनली जो म्युनिसिपैलिटी होता है उसके द्वारा, या स्टैट्यूटरी बॉडी है कोई, या बोर्ड है कोई, कोई कॉरपोरेशन है, कोई अथॉरिटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एजेंसी है, या कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसके द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। किस लिए इशू किया जाता है ये तो क्लियर है। जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया के अंदर जो बेसिक सर्विसेज होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए इसको इशू किया जाता है। तो यहाँ पे म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज का ये मतलब है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी का क्या मतलब है। तो कोई इंडिविजुअल है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको छोड़ करके कोई भी ऐसा पर्सन, मतलब कि कोई भी ऐसा एंटिटी जिसको कि इनमें से किसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसको रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। तो कोई एंटिटी है, उसको आरबीआई रेगुलेट करता है, वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हो गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, आपका नाबार्ड हो गया। तो कोई भी एंटिटी है, उसको अगर इनमें से किसी के भी द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो उसको रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। कोई बैंक है, उसको आरबीआई रेगुलेट करता है तो वो रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। कोई स्टॉक एक्सचेंज है, उसको सेबी रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसको IRDAI रेगुलेट करता है, उसको माना जाएगा। PFRDA है, कोई पेंशन फंड है, उसको PFRDA रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको NHB रेगुलेट करता है, उसको भी रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। कोई एंटिटी है जिसको नाबार्ड रेगुलेट करता है, उसको भी यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। तो इंडिविजुअल और हाउसिंग फाइनेंस, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छोड़ करके कोई भी ऐसा एंटिटी जिसको कि इनमें से किसी भी फाइनेंशियल रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसको रेगुलेटेड एंटिटी माना जाएगा। तो काफी यहाँ पे ब्रॉड डेफिनेशन दिया गया है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे रिलेटेड एंटिटी का क्या मतलब है। तो रिलेटेड एंटिटी ऑफ अ कंपनी और अ फर्म, जब हम बोलते हैं कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी तो उस कंपनी का रिलेटेड एंटिटी है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो रिलेटेड एंटिटी ऑफ अ कंपनी और अ फर्म मींस एनी कंपनी और अ फर्म। एक एग्जांपल से समझते हैं रिलेटेड एंटिटी का क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए ना कि कंपनी बी है, ओके, ये कंपनी है, और इस कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी ए है। होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब है, पेरेंट कंपनी, इसको कंट्रोल करता है। तो ये जो कंपनी बी है ना, कंपनी बी का रिलेटेड कंपनी कंपनी ए है, क्योंकि ये इसका होल्डिंग कंपनी है। अब मान लीजिए ये जो कंपनी बी है ना, इसका एक सब्सिडरी है कंपनी सी, तो ये भी क्या है, कंपनी बी का रिलेटेड कंपनी है। अब मान लीजिए एक कंपनी है कंपनी डी, इस कंपनी के अंदर ना कंपनी बी का बहुत सारा, मतलब इस कंपनी का बहुत सारा शेयर्स को जो कंपनी बी है इसने एक्वायर किया हुआ है, तो कंपनी बी का ये रिलेटेड एंटिटी है। इसके अलावा मान लीजिए कि इसका जो पेरेंट कंपनी है, ये क्या था, पेरेंट कंपनी था, होल्डिंग कंपनी था, ये होल्डिंग कंपनी है, तो इसका एक सब्सिडरी तो ये हो गया, इसका एक सब्सिडरी ये हो गया कंपनी बी, और इसका एक सब्सिडरी है मान लीजिए कंपनी ई। तो कंपनी बी के लिए ना ये जो कंपनी ई है ये भी क्या है, रिलेटेड एंटिटी है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी बी का रिलेटेड एंटिटी कौन कौन है। सबसे पहले तो इसका जो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो रिलेटेड एंटिटी हो गया, पहला ये रिलेटेड एंटिटी हो गया। इसका जो सब्सिडरी है ये रिलेटेड एंटिटी हो गया। इसका कोई एसोसिएट कंपनी है, ये रिलेटेड एंटिटी हो गया तीसरा। और चौथा, इस कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी, उसका कोई दूसरा अगर सब्सिडरी है तो ये भी क्या हो गया, इसका रिलेटेड एंटिटी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे रेपो और रिवर्स रेपो को डिफाइन किया गया है, तो ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी हमने देख लिया। बस आपको याद रखना है कि रेपो को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 यू सबसेक्शन सी के तहत डिफाइन किया गया है, और रिवर्स रेपो को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 यू क्लॉज यस सेक्शन 45 यू सबसेक्शन डी के तहत उसको डिफाइन किया गया है। तो याद रहेगा, रेपो को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 यू सबसेक्शन सी और रिवर्स रेपो को सेक्शन 45 यू सबसेक्शन डी के तहत डिफाइन किया गया है ना। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो देखिए, जो आपका रेपो ट्रांजेक्शन है, किसी एक एंटिटी के लिए जो रेपो ट्रांजेक्शन है वो दूसरे एंटिटी के लिए क्या है, जिसके साथ वो रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है, सामने वाले एंटिटी के लिए क्या है, रिवर्स रेपो है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था हमारे एग्जाम्पल में, जो हमने एसबीआई को लिया है और एचडीएफसी बैंक को लिया है। तो एसबीआई के लिए क्या था, एसबीआई की तरफ से ये रेपो था, राइट, क्योंकि एसबीआई क्या कर रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा था और पैसे बोरो कर रहा था, राइट। लेकिन एचडीएफसी बैंक के लिए क्या है, एचडीएफसी बैंक के लिए ये रिवर्स रेपो है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो जो सिक्योरिटीज है उसको परचेस कर रहा था। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेपो एक एंटिटी है उसके लिए जो रेपो ट्रांजेक्शन है वो काउंटर पार्टी एंटिटी के लिए, सामने वाले एंटिटी के लिए वो क्या है, रिवर्स रेपो है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ड है रेपो, अब इस पूरे डायरेक्शन में जो वर्ड है रेपो, रेपो का मतलब रेपो से भी है, रीपर्चेस ट्रांजेक्शन से भी है और रिवर्स रेपो से भी है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो मतलब होगा वो अप्लाई होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे रेपो इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं पे रिवर्स रेपो इस्तेमाल किया जाएगा, हर जगह रेपो ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको खुद से समझना है कि वहाँ पे उसका मतलब एग्जैक्टली रीपर्चेस ट्रांजेक्शन से है या फिर आपका रिवर्स रेपो से है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका क्या मतलब है, तो ये एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि स्पेशल पर्पस एंटिटी के द्वारा इशू किया जाता है किसी इन्वेस्टर को। तो बेसिकली ये जो स्पेशल पर्पस एंटिटी होता है ना, इसके पास बहुत सारा डेट होता है, बहुत सारा रिसीवेबल होता है, इंक्लूडिंग मॉर्गेज लोन्स। तो ये जो स्पेशल पर्पस एंटिटी होता है इसके पास बहुत सारा लोन्स होता है, होम लोन्स हो गया, कार लोन्स हो गया। तो उन लोन्स को ये सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके, उसको सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके जो इन्वेस्टर रहता है उसको इशू करता है और फिर पैसा रेज करता है। तो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्पेशल पर्पस एंटिटी के द्वारा, स्पेशल पर्पस एंटिटी जो डेट को, जो रिसीवेबल को होल्ड करता है उसके द्वारा इशू किया जाता है इन्वेस्टर को। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये सर्टिफिकेट इस बात को बेसिकली शो करता है कि ये जो आपका स्पेशल पर्पस एंटिटी है, स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास जो भी डेट है, जो भी रिसीवेबल है, मतलब मान लीजिए इसके पास बहुत सारा होम लोन्स है और उसको उसने सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट है वो इशू किया और इन्वेस्टर से पैसा रेज किया है। तो बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट होता है ये इस बात को शो करता है कि स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास जो भी डेट है, जो भी रिसीवेबल है, उसके ऊपर उसको जो भी इनकम आएगा, तो उस इनकम में जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टर का भी फायदा होगा। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बैंक है और इस बैंक ने ना बहुत सारा होम लोन्स इशू किया है, मतलब एक लोग को, दो लोग को, ऐसे करके बैंक ने मान लीजिए कि 100 अलग अलग लोगों को होम लोन्स इशू किया हुआ है, 100 होम लोन्स इसने दिया हुआ है, किसी को 50 लाख का, किसी को 1 लाख का, किसी को 2 लाख का। और यहाँ पे टोटल ये जो 100 होम लोन्स बैंक ने दिया है इसका जो टोटल वर्थ है वो 10 करोड़ रुपीज है। ठीक है, अब ये जो बैंक है ना, ये बैंक ने तो 100 अलग अलग होम लोन्स देके इसने 10 करोड़ रुपए लोन के तौर पे दे दिया है। अब इसका जो फुल रीपेमेंट होगा बैंक को, तो वो होने में मान लीजिए कि 10-20 साल लग जाएगा, राइट। और बैंक को ना नए लोन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि बैंक क्या करता है, ये जो इसका लोन है, ये जो होम लोन्स का इसका बंडल है, ये क्या करता है ना, ये एक स्पेशल पर्पस एंटिटी है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसको ये सेल कर देता है। मान लीजिए कि 10 करोड़ का है तो 9.5 करोड़ में इसने स्पेशल पर्पस एंटिटी को सेल कर दिया। अब ये स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास पूरा लोन आ गया, तो ये क्या करता है ना, ये इन लोन्स को ये सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके, सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके जो इन्वेस्टर रहता है उसको इशू कर देता है और इन्वेस्टर से पैसा ले लेता है और फिर वही पैसा लेकर के ये जो स्पेशल पर्पस एंटिटी होता है ये बैंक को दे देता है और जो डिफरेंस होता है वो इसका प्रॉफिट हो जाता है। तो
यहाँ पे बेसिकली यही है, ये क्या बोला जा रहा है कि जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट है ये एक सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है जो कि स्पेशल पर्पस एंटिटी के द्वारा इशू किया जाता है, इन्वेस्टर को इशू किया जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये जो सर्टिफिकेट है ये बेसिकली इस बात को शो करता है कि स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास जो डेट है, जो रिसीवेबल है, अब ये 9.5 करोड़ वर्थ का जो होम लोन इसके पास आ गया है, तो इसके ऊपर जो बॉरोवर है वो उसको ईएमआई पे करेगा, राइट। तो बेसिकली जो सर्टिफिकेट है वो इस बात को शो करता है कि स्पेशल पर्पस एंटिटी को जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे में जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का भी हक है, इन्वेस्टर को भी उसमें से कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, अभी जितना जरूरी था मैंने उतना बता दिया आपको। अब देखिए इसके बाद है सिक्योरिटी रिसीट। तो सिक्योरिटी रिसीट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, एआरसीज के द्वारा इशू किया जाता है क्वालिफाइड बायर को। क्वालिफाइड बायर क्या हो गया? बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गया। तो बेसिकली जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है ना, ये क्या करता है, बैंकों के अंदर जो बैड लोन्स होता है, जो एनपीए होता है, जिसके ऊपर बैंक को कुछ भी इनकम नहीं रिसीव हो रहा होता है, तो उन लोन्स को ये खरीद लेता है। तो बेसिकली ये जो सिक्योरिटी रिसीट है, सिक्योरिटी रिसीट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा ही इशू किया जाता है क्वालिफाइड बायर को। अब देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए कि कोई बैंक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है और इस बैंक के अंदर ना सपोज कि 100 करोड़ रुपीस का एनपीए है और कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जो एनपीए है 100 करोड़ रुपीस का वो सेल कर दिया, ठीक है, अपना बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए और अच्छे एसेट्स के ऊपर ये फोकस कर सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसने 100 करोड़ रुपीस के वैल्यू का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जिसको हम बैड लोन्स बोलते हैं, बैड लोन्स था, इसको इसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, सेल कर दिया। अब देखिए होता क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जो सेल किया गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपीस बैंक को दे देगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मान लीजिए 90 करोड़ रुपीस बैंक को देगा, और ये भी जो 90 करोड़ रुपीस है ना वो एक बार में बैंक को नहीं देता है। अगर एक बार में ऐसे बैंक को दे देगा तब तो बैंक का तो बहुत फायदा है, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है ना कि इसमें से कुछ पैसा वो बैंक को कैश में देता है। मान लीजिए कि 30 करोड़ रुपीस इसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैंक को दे दिया, और बाकी का जो 60 करोड़ रुपीस है ना, इसका ये क्या करता है, इसको ये सिक्योरिटी रिसीट में कन्वर्ट करके इसी बैंक को दे देता है, ओके। तो ये जो सिक्योरिटी रिसीट रहता है वो बेसिकली इस बात को शो करता है कि आगे चल करके अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये पैसा रिकवर करेगा, ये 60 करोड़ रुपए रिकवर करेगा जो भी डिफॉल्टर्स है उससे, तो फिर जाकर के बैंक को भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है, समझ में आ गया। सिक्योरिटी रिसीट क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है क्वालिफाइड बायर को, बैंक को, एनबीएफसी को, और ये बेसिकली इस बात को शो करता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जो भी बैड लोन्स है उस बैड लोन्स के अंदर ये जो सिक्योरिटी रिसीट जिसके पास है उसका भी कुछ शेयर है, कुछ इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ब्लैंक पेज छोड़ा था, लेकिन मैंने यहीं पे आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे ट्राई पार्टी रेपो का क्या मतलब है। देखिए ट्राई पार्टी रेपो का क्या मतलब है, तो वैसा रेपो ट्रांजेक्शन जहां पे एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। जनरली क्या है, बोरोवर और लेंडर है, जैसे हमारे एग्जांपल में एसबीआई है और एचडीएफसी बैंक है। तो एसबीआई क्या हो गया, एसबीआई हमारे एग्जांपल में बोरोवर हो गया, और एचडीएफसी बैंक क्या हो गया, लेंडर हो गया। तो ये नॉर्मल रेपो ट्रांजेक्शन हो गया। ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन क्या होता है ना, उसमें बोरोवर और लेंडर के अलावा एक थर्ड पार्टी भी होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्राई पार्टी एजेंट बोलते हैं। तो ये थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको फैसिलिटेट कराता है। ये कोलेट्रल सिलेक्शन का काम करता है, देखता है कि कौन सा सिक्योरिटी कोलेट्रल के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ये पेमेंट और सेटलमेंट को देखता है कि एसबीआई ने सिक्योरिटीज एचडीएफसी बैंक को दिया या नहीं दिया, एचडीएफसी बैंक ने एसबीआई को कैश दिया या नहीं दिया, इन सब चीज़ों को देखता है। ये जो भी कोलेट्रल रहता है उसको ये सेफली अपनी कस्टडी में रखता है जब तक जो पूरा रेपो ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बीच में जो रेपो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 1 डे के लिए हुआ है,
या फॉर एग्जांपल 7 डे के लिए हुआ है तो पूरा 7 डेज के दौरान वो जो कोलेट्रल रहता है उसको सेफली अपनी कस्टडी में रखता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ट्राई पार्टी रेपो होता है, ऐसा रेपो ट्रांजेक्शन जहाँ पे बोरोवर और लेंडर के अलावा एक थर्ड पार्टी भी, एक ट्राई पार्टी एजेंट भी इन्वॉल्व रहता है, जो कि दोनों पार्टीज के बीच में इंटरमीडियरी के तौर पे काम करता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अभी से हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर रेपो ट्रांजेक्शन्स, तो जो रेपो ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए कौन कौन सा सिक्योरिटीज एलिजिबल है, किस किस तरह के सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल करके रेपो ट्रांजेक्शन्स किया जा सकता है, या फिर रिवर्स रेपो के अंदर उसको कोलेट्रल के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किया जाता है वो एलिजिबल सिक्योरिटीज है रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो सबसे पहला तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा है लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जो भी लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है डिबेंचर्स है वो भी एलिजिबल सिक्योरिटीज है रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है ना, कि जो पार्टिसिपेंट्स होगा, जो भी बोरोवर होगा, जो भी लेंडर होगा, वो यहाँ पे वो अपना खुद के सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या फिर उसका कोई रिलेटेड एंटिटी है उसको, उसके सिक्योरिटीज को वो कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस यहाँ पे उसका खुद का बॉन्ड को इस्तेमाल करके वो रेपो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, या फिर उसका कोई सब्सिडरी है मान लीजिए, तो उसके सब्सिडरी के सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करके वो रेपो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी क्या हो गया, एलिजिबल सिक्योरिटीज हो गया रेपो ट्रांजेक्शन के लिए। इसके बाद जो डेट ईटीएफ होता है उसका यूनिट्स हो गया एलिजिबल सिक्योरिटीज रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसके बाद जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर अब म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज को ऐड कर दिया गया है। तो अब म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज भी क्या है, एलिजिबल सिक्योरिटीज है रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो अगर कोई पार्टी है वो रेपो ट्रांजेक्शन्स के थ्रू फंड को बोरो करना चाहता है और उसके पास म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज है, तो उसका इस्तेमाल करके वो फंड को बोरो कर सकता है। ठीक है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा जो भी सिक्योरिटीज इशू किया गया है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए स्पेसिफाई किया है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल सिक्योरिटी होगा रेपो के लिए। ओके, तो रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन कौन सा सिक्योरिटीज एलिजिबल सिक्योरिटीज है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यूनिट्स ऑफ डेट एटीएफ, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज। ओके, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा कोई भी सिक्योरिटी इश्यू किया गया और उसको केंद्र सरकार ने इस चीज के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वो भी क्या होगा, एलिजिबल सिक्योरिटीज होगा रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके, आगे देखते हैं। ये हो गया। नाउ यहाँ पे एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स, तो जो भी रेपो ट्रांजेक्शन होता है, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सा एंटिटी है जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है। एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन कौन है, कौन कौन सा एंटिटी है जो कि एज अ बोरोवर के तौर पे और एज अ लेंडर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी, कोई भी एंटिटी जिसको कि आरबीआई या सेबी या पीएफआरडीए या आईआरडीएआई के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो यहाँ पे एलिजिबल पार्टिसिपेंट है। वो रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर बोरोवर के तौर पे या लेंडर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी लिस्टेड कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसा कंपनी जिसका शेयर्स, जिसका बॉन्ड जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्टेड है और उसका ट्रेडिंग होता है, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी भी रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कोई अनलिस्टेड कंपनी है वो यहाँ पे एलिजिबल पार्टिसिपेंट है, लेकिन वो सिर्फ जो भारत सरकार ने उसको कुछ स्पेशल सिक्योरिटीज इशू किया हुआ है, तो सिर्फ उसी स्पेशल सिक्योरिटीज को कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल करके वो रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे देश के अंदर 5 है, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और आपका नेफिट, तो ये सब पार्टिसिपेट कर सकता है रेपो ट्रांजेक्शन्स के अंदर। इसके बाद कोई भी ऐसा एंटिटी जिसको कि आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है,
तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सब क्या है, एलिजिबल पार्टिसिपेंट है। ये सब एंटिटी रेपो ट्रांजेक्शन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ बोरोवर, एज अ लेंडर के तौर पे। ठीक है आगे देखते हैं। ना देखिए यहाँ पे टेनोर दिया गया है, तो जो रेपो ट्रांजेक्शन होता है वो कम से कम कितने दिनों के लिए होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने दिनों के लिए हो सकता है। तो कम से कम ये 1 दिन के लिए होना चाहिए। अगर कोई रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो कम से कम 1 दिन के लिए तो होना ही चाहिए, इससे कम पीरियड के लिए वो नहीं हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 साल तक के लिए हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्राई पार्टी एजेंट को लेकर के कुछ कुछ बताया गया है। तो ट्राई पार्टी एजेंट हमने देखा था ना, ट्राई पार्टी रेपो, यहाँ पे हमने क्या देखा था, वेट अ सेकेंड, हमने क्या देखा था, ट्राई पार्टी रेपो। तो ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है, ऐसा रेपो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें बोरोवर और लेंडर के अलावा एक और थर्ड पार्टी रहता है जिसको हम ट्राई पार्टी एजेंट बोलते हैं। तो वो उन दोनों के बीच में ना इंटरमीडियरी के तौर पे काम करता है। जो भी दोनों के बीच में पेमेंट होता है, सेटलमेंट होता है, उसको ये बेसिकली फैसिलिटेट करने का काम करता है। कोलेट्रल को सेलेक्ट करता है, देखता है कि पेमेंट हुआ है या नहीं, पेमेंट सेटलमेंट को देखता है। जो भी कोलेट्रल रहता है उसको पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उस कोलेट्रल को सेफली अपने पास रखता है। तो ट्राई पार्टी एजेंट ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्राई पार्टी एजेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन कौन सा एंटिटी ट्राई पार्टी एजेंट बन सकता है, क्या रोल्स होगा, इसका ऑब्लिगेशंस होगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है ऑथराइजेशन के लिए। अगर कोई एंटिटी है वो ट्राई पार्टी एजेंट के तौर पे काम करना चाहता है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है, वो एग्जिट प्रोसीजर क्या है अगर वो ट्राई पार्टी एजेंट से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए एग्जिट प्रोसीजर क्या है, तो उसके बारे में पूरा एनेक्स के अंदर बताया गया है। हम यहाँ पे बस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एलिजिबल ट्राई पार्टी एजेंट्स, तो जितना भी ट्राई पार्टी एजेंट होगा जो कि ट्राई पार्टी एजेंट के तौर पे काम करना चाहता है तो उसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर ऑथराइजेशन होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पास आरबीआई का ऑथराइजेशन होना चाहिए। नाउ कौन कौन ट्राई पार्टी एजेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो भी बीएससी है, एनएससी है, स्टॉक एक्सचेंजेस का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहता है वो, या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का जो भी क्लियरिंग के तहत जो भी ऑथराइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो। तो ये सब एलिजिबल है ट्राई पार्टी एजेंट्स के तौर पे काम करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। ओके, इसके बाद कोई भी दूसरा एंटिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है वो भी ट्राई पार्टी एजेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस के ऊपर वो खरा उतरना चाहिए। तो देखिए, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और ऐसा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसको कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत ऑथराइज किया गया है। तो ये सब ट्राई पार्टी एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही कोई भी ऐसा एंटिटी, कोई बैंक है या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज है जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है या सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है तो वो भी ट्राई पार्टी एजेंट बन सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के ऊपर वो खरा उतरना चाहिए तभी वो अप्लाई कर सकता है। अब ये कंडीशंस क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एप्लीकेंट के पास जो अप्रूवल है वो होना चाहिए रेगुलेटर के तरफ से ट्राई पार्टी एजेंट के तौर पे काम करने के लिए। मतलब अगर कोई बैंक है तो ऑफ कोर्स बैंक को आरबीआई रेगुलेट करेगा, तो इसके पास आरबीआई का अप्रूवल होना चाहिए ट्राई पार्टी एजेंट के तौर पे काम करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसका जो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, पास्ट रिकॉर्ड, वो क्लीन होना चाहिए। मतलब पिछले 5 साल के अंदर उसके अगेंस्ट में कोई भी रेगुलेटरी एक्शन या फिर प्यूनिटिव एक्शन ना लिया गया हो। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया है। तो जो एप्लीकेंट होगा, जो भी एंटिटी होगा, उसका मिनिमम 25 करोड़ रुपीस का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए और ये हर समय मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर कंपनी का कुछ फॉरेन शेयर होल्डिंग है तो वो जो भी भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस का बात किया गया है। तो जो एंटिटी है उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, या तो भारत के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर भारत के बाहर हो सकता है। खास करके कस्टडी, क्लियरिंग या सेटलमेंट सर्विसेज के अंदर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे
जो एप्लीकेंट होगा उसके पास एक स्ट्रॉन्ग जो आईटी सिस्टम होता है वो होना चाहिए, जो भी आईटी सिस्टम टेक्नोलॉजी उसके पास होना चाहिए, जो भी कोलेट्रल वगैरह है उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि ट्राई पार्टी एजेंट का क्या काम है, वो कोलेट्रल को मैनेज करता है, जो भी आपका सेटलमेंट होता है उसको वो इंश्योर करता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग जो आईटी सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया। इसके बाद देखिए एनेक्स के अंदर ना रूल्स ऑब्लिगेशंस ये सब दिया गया है, तो वो सब उतना ज़रूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग वेन्यूज बताया गया है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे रेपो ट्रांजेक्शन्स हो सकता है। तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है, बीएससी है, एनएससी है, उसके ऊपर हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है जिसको कि आरबीआई ने ऑथराइज किया है, या फिर ओवर द काउंटर मार्केट में हो सकता है। मतलब कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व नहीं है, दो पार्टी है, एसबीआई एचडीएफसी बैंक, और दोनों के बीच में डायरेक्टली हो रहा है। ओके, तो जो रेपो ट्रांजेक्शन है उसका ट्रेडिंग किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है, या फिर ओवर द काउंटर मार्केट में हो सकता है। हालांकि हालांकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है, या फिर कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर जो रेपो ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है। तो इसके लिए जो आरबीआई का अप्रूवल है वो जरूरी है, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल यहाँ पे जरूरी है, उसके बाद ही किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेडिंग है रेपो में वो हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ना देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है, मतलब मेथड बताया गया है, वे बताया गया है कि किस तरीके से जो रेपो ट्रांजेक्शन है वो दो पार्टीज के बीच में होगा। तो जो भी रेपो ट्रांजेक्शन होता है, इंक्लूडिंग जो ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रहता है, तो यहाँ पे वो लोग किसी भी म्यूचुअली एग्रीड ट्रेडिंग प्रोसेस का कोई भी, मतलब ऐसा मेथड जिसपे दोनों पार्टीज एग्री है, उसका इस्तेमाल कर सकता है ट्रेडिंग के लिए। ये बायलेटरल हो सकता है। बायलेटरल अगर होता है तो क्या होगा, मतलब जो दो पार्टीज है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, उसके बीच में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन हुआ है, दोनों ने एक दूसरे से बात किया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ रेट के ऊपर, अमाउंट के ऊपर, और जो डील है वो हो गया। ये मल्टीलैटरल हो सकता है, मतलब कि डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में नहीं हो रहा, कोई एक कॉमन प्लेस है, कोई स्टॉक एक्सचेंज है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर जो रेपो है वो हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारा बैंक, जहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है वो रेपो को बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है। ये कोड ड्रिवन हो सकता है। कोड ड्रिवन का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक पार्टी है, उसने कुछ कोड दे दिया, कुछ ऐसे प्राइस दे दिया या कुछ ऐसा रेट दे दिया। जैसे कि मान लीजिए ना एक पार्टी है और उसने दे दिया कि उसको रेपो ट्रांजेक्शन करना है 6.5% इंटरेस्ट रेट पे। अब कोई दूसरा पार्टी है वो इस पे इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे अगर ये इंटरेस्टेड है तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस कोड को, और जो डील है वो दोनों के बीच में हो गया। तो ये कोड ड्रिवन हो सकता है, या फिर ये आपका ऑर्डर ड्रिवन हो सकता है। ऑर्डर ड्रिवन का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई कोड नहीं दे रहा है, यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, जो सेल ऑर्डर है वो प्लेस किया जा रहा है, और जो सिस्टम है वो बाय ऑर्डर को सेल ऑर्डर को मैच कर रहा है, और जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये एनोनिमस हो सकता है, मतलब कि बायर को सेलर के बारे में नहीं पता और सेलर को बायर के बारे में नहीं पता है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जो रेपो ट्रांजेक्शन है इंक्लूडिंग ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन, तो वो कोई भी म्यूचुअली एग्रीड ट्रेडिंग प्रोसेस दोनों पार्टीज के द्वारा कोई भी जो म्यूचुअली एग्रीड प्रोसेस है, मेथड है, उसका इस्तेमाल करके हो सकता है। बायलेटरल हो सकता है ये, या फिर मल्टीलेटरल हो सकता है, कोड ड्रिवन हो सकता है, या ऑर्डर ड्रिवन हो सकता है, ऑर्डर ड्रिवन प्रोसेस हो सकता है, एनोनिमस हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड्स को लेकर के प्रोविजन है। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो रेपो ट्रांजेक्शन होता है उसको छोड़ करके, और जो अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन होता है उसको छोड़ करके जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन है, तो इवेंचुअली हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ओवर द काउंटर मार्केट में जो ओवर द काउंटर
मार्केट में जो रेपो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि दो पार्टी है, दो पार्टी के बीच में डायरेक्टली रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अगर कोई रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो उसका जो भी रिपोर्टिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो भी डिटेल्स है वो स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो भी रेपो ट्रांजेक्शन होता है, जो ओवर द काउंटर मार्केट में होता है रेपो ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे उसका रिपोर्टिंग ट्रेड के 15 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे किसको रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए, तो देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो रेपो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि ऐसा रेपो ट्रांजेक्शन जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस केस में ऐसा रेपो ट्रांजेक्शन का जो रिपोर्टिंग है वो क्लियर कॉर्ड रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम क्रॉम्स को हो जाना चाहिए विद इन 15 मिनट्स ऑफ द ट्रेड। और अगर दूसरा एलिजिबल सिक्योरिटीज है, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, उसमें रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसका रिपोर्टिंग फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म FTRAC को हो जाना चाहिए विद इन 15 मिनट्स ऑफ ट्रेड। तो ये दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यहाँ पे क्रॉम्स का फुल फॉर्म क्या है, क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, और यहाँ पे FTRAC का फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन। इसको ना शॉर्ट में आप कर सकते हैं ऐसे FIMMTA, ठीक है। और यहाँ पे TRAC का क्या मतलब है, ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेड होगा उसका सेटलमेंट कैसे होगा, जैसे कि हमारे एग्जांपल में SBI और HDFC बैंक के बीच में ट्रेड हुआ था। SBI ने यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज HDFC बैंक को सेल किया था और HDFC बैंक ने इसको पैसा दिया था, राइट। SBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज HDFC बैंक को सेल करके जो फंड है वो बोरो किया था इस एग्रीमेंट के साथ कि उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस से SBI खरीद लेगा HDFC बैंक से थोड़ा ज़्यादा पैसा दे करके। तो SBI के पास जो पैसा आएगा, HDFC बैंक के पास जो सिक्योरिटीज जाएगा, तो वही क्या हो गया, आपका सेटलमेंट हो गया। मतलब सिक्योरिटीज HDFC बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए, पैसा SBI के पास आ जाना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये सेटलमेंट हो गया। नाउ यहाँ पे जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन्स होता है उसका जो फर्स्ट लेग होता है, फर्स्ट लेग का क्या मतलब है, जो स्टार्टिंग होता है, मतलब स्टार्टिंग क्या हो गया हमारा, SBI ने 500 करोड़ के वैल्यू का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो HDFC बैंक को दिया और HDFC बैंक ने इसको 500 करोड़ रुपीस कैश दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट लेग हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट लेग हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन होगा तो फर्स्ट लेग ऑफ ऑल रेपो ट्रांजेक्शन सेटल आइदर ऑन अ T+0 और T+1 बेसिस। तो इसका सेटलमेंट T+0 बेसिस पे हो सकता है या फिर T+1 बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मंडे को SBI और HDFC बैंक के बीच में डील हुआ, तो आज ही मंडे को ही जो HDFC बैंक है उसके पास सिक्योरिटीज पहुंच गया और SBI है, SBI के पास कैश पहुंच गया। तो ये क्या हो गया, T+0 सेटलमेंट हो गया। T+1 का क्या मतलब है, आज मंडे है मान लीजिए, आज दोनों के बीच में डील हुआ है, SBI है, HDFC बैंक है, दोनों के बीच में डील हुआ है और ट्यूसडे को, कल तक ट्यूसडे को HDFC बैंक के पास सिक्योरिटीज पहुंचा है और SBI के पास कैश पहुंचा है। तो ये क्या हो गया, T+1 सेटलमेंट हो गया। तो जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन है उसका जो फर्स्ट लेग का सेटलमेंट होगा वो T+0 बेसिस पे हो सकता है या फिर T+1 बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन है उसका सेटलमेंट डिलीवरी वर्सेस पेमेंट बेसिस पे ही होगा। मतलब कि जैसे SBI है तो SBI को कैश तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो HDFC बैंक है उसको सिक्योरिटी नहीं मिलता है, और HDFC बैंक को सिक्योरिटी तभी मिलेगा जब तक SBI को कैश नहीं मिलता है। तो ये दोनों क्या होगा, दोनों एक साथ होगा, ओके। तो ये क्या हो गया, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट बेसिस हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि SBI ने आज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया HDFC बैंक को और HDFC बैंक 2 दिन के बाद SBI को जो पैसा है 500 करोड़ रुपए वो दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों एक साथ होना चाहिए। तो जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन होगा उसका सेटलमेंट डिलीवरी वर्सेस पेमेंट बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जितना भी रेपो ट्रांजेक्शंस होगा, मतलब वैसा रेपो ट्रांजेक्शंस जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका सेटलमेंट सीसीआईएल के थ्रू होगा या फिर किसी भी दूसरे क्लियरिंग एजेंसी जिसको कि आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है उसके थ्रू होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीसीआईएल है वो क्या करेगा, ये एक मिडिल मैन के तौर पे काम करेगा। जो भी दोनों के बीच में पैसा, दोनों पार्टीज के बीच में जो भी पैसा का एक्सचेंज होगा, सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होगा, इस चीज़ को ये इंश्योर करेगा कि वो एक समय पे हो। तो इस सब चीज़ों को वो देखेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर कोई भी रेपो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका सेटलमेंट सीसीआईएल ही करेगा या फिर कोई भी दूसरा क्लियरिंग एजेंसी कर सकता है, उसको आरबीआई ने अप्रूव किया हो। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट मिस हो गया। तो हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन्स होगा उसका सेटलमेंट सीसीआईएल के थ्रू होगा या फिर सीसीआईएल बेसिकली एक मिडिल मैन के तौर पे काम करेगा और चीज़ों को इंश्योर करेगा कि कैश जो है वो एसबीआई के पास पहुंच गया है, एचडीएफसी के पास सिक्योरिटीज पहुंच गया है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जितना भी रेपो ट्रांजेक्शन्स होगा उसका जो सेटलमेंट है वो सीसीआईएल के थ्रू होगा या फिर किसी भी क्लियरिंग एजेंसी जिसको कि आरबीआई ने अप्रूव किया है उसके थ्रू होगा। ओके, इसके बाद देखिए जो दूसरा एलिजिबल सिक्योरिटीज है उसके अंदर जो भी रेपो ट्रांजेक्शन होगा ना, उसका सेटलमेंट कोई भी एक्सचेंज है उसके क्लियरिंग हाउस के थ्रू किया जा सकता है या फिर कोई भी ऐसा एंटिटी है जिसको कि आरबीआई ने अप्रूव किया है उसके थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो रेपो ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, रेपो ट्रांजेक्शन्स के तहत जो भी सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है, तो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बीच में जो रेपो ट्रांजेक्शन हुआ था इसमें एसबीआई ने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया था और एचडीएफसी बैंक ने सिक्योरिटीज को परचेस किया था, राइट? तो रेपो ट्रांजेक्शन्स के तहत जो भी सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है ना, उन सिक्योरिटीज को सेल किया जा सकता है। नाउ दो तरीके से उन सिक्योरिटीज को सेल किया जा सकता है। आउटराइट सेल किया जा सकता है, मतलब कि नॉर्मली एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसी दूसरे पार्टी को सेल कर दिया, या फिर उन सिक्योरिटीज को दूसरे रेपो ट्रांजेक्शन्स के अंदर कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एचडीएफसी बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया तो इन सिक्योरिटीज को वो नॉर्मली किसी दूसरे पार्टी को सेल कर सकता है या फिर उन सिक्योरिटीज को ये अगर किसी दूसरे पार्टी के साथ रेपो ट्रांजेक्शन करेगा तो उसमें वो इन सिक्योरिटीज को कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आउटराइट सेल होता है, मतलब कि अगर एचडीएफसी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नॉर्मली सेल कर देता है, कोई एंटिटी है वो सिक्योरिटीज को नॉर्मली सेल करता है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है तो ये अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो टेम्पोररी तौर पे इसके पास है ना, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस से इसको खरीदना होगा क्योंकि फिर तो इसको एसबीआई को लौटाना है, राइट? तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट सेल बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली क्या होता है कि कोई सिक्योरिटी है जो कि पूरी तरह से आपका नहीं है, वो टेम्पोररी तौर पे आपका है, आप उसको सेल कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि उसको आप वापस से थोड़े समय के बाद खरीद लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये आउटसेल कहलाएगा। अगर कोई पार्टी है जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नॉर्मली सेल करे किसी दूसरे पार्टी को, तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उसको वापस से परचेस करना है, तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट सेलिंग हो गया। तो यहाँ पे जो ये आउटराइट सेल है सिक्योरिटीज का, तो रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी सिक्योरिटीज को अक्वायर किया जाएगा अगर उसका आउटराइट सेल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एंटिटीज के द्वारा ही किया जा सकता है जो कि जो शॉर्ट सेल ट्रांजेक्शन्स होता है उसको करने के लिए एलिजिबल है, किसी भी एंटिटी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक अगर एलिजिबल है तभी वो इन सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है। कोई मान लीजिए कि कोई एंटिटी है, मान लीजिए कोई XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है और इसके पास रेपो ट्रांजेक्शन्स के तहत जो सिक्योरिटीज है वो आया है, लेकिन ये एलिजिबल नहीं है शॉर्ट सेल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, तो फिर वो उन सिक्योरिटीज को आउटराइट सेल नहीं कर सकता, नॉर्मली उसको वो सेल नहीं कर सकता है। वो इन सिक्योरिटीज को फिर दूसरे रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर एज अ कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और देखिए सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज को शॉर्ट सेलिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि शॉर्ट सेलिंग के लिए परमिटेड है। ठीक है,
तो यहाँ पे रेपो ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो भी सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है उन सिक्योरिटीज को सेल किया जा सकता है, आउटराइट सेल किया जा सकता है, नॉर्मली सेल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ वैसे एंटिटीज के द्वारा किया जा सकता है जिसको कि परमिट किया गया है आरबीआई के द्वारा, और सिर्फ वैसे सिक्योरिटीज का शॉर्ट सेलिंग हो सकता है जो कि परमिटेड है, या फिर उन सिक्योरिटीज को एज अ कोलेटरल के तौर पे किसी दूसरे रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर सिक्योरिटी। मतलब रेपो ट्रांजेक्शन हुआ है, रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर जैसे एसबीआई है और एचडीएफसी बैंक है, तो एसबीआई ने एचडीएफसी बैंक को क्या दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है, सेल किया है, कोलेटरल के तौर पे दिया है। तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ना दूसरे एलिजिबल सिक्योरिटी से रिप्लेस भी किया जा सकता है। पूरा जो रेपो ट्रांजेक्शन का पीरियड होगा, मान लीजिए 1 मंथ का पीरियड है, तो 1 मंथ के दौरान इन सिक्योरिटीज को कोई दूसरा एलिजिबल सिक्योरिटी है, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है या कमर्शियल पेपर है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो उससे रिप्लेस भी किया जा सकता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ एनी अप्रूव्ड क्लियरिंग एजेंसी। नाउ यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ कोलेट्रल, हेयर कट एंड मार्जिनिंग। तो जो कोलेट्रल का इस्तेमाल किया जा रहा है रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर, तो उस कोलेट्रल का प्राइसिंग कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, उसका कितना वैल्यू है, कितने वैल्यू का वो कोलेट्रल है, ये कैसे तय किया जाएगा। हेयर कट क्या होगा, अब जाहिर सा बात है अगर 100 रुपये का एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा है एचडीएफसी बैंक को, तो पूरा का पूरा 100 रुपये तो एचडीएफसी बैंक एसबीआई को उधार नहीं दे सकता है ना। कितना देगा, 98 रुपीज़ देगा, 95 रुपीज़ देगा। तो जो डिफरेंस रहता है 2 रुपये का, 5 रुपये का, वो क्या होता है, हेयर कट होता है। तो एक मिनिमम हेयर कट बताया गया, उतना रहना ही चाहिए। मार्जिनिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मार्जिनिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई है, एसबीआई ने 100 रुपये का सिक्योरिटीज सेल किया है एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को कोलेट्रल के तौर पे 100 रुपये का सिक्योरिटीज दिया है। उसका जो मार्केट वैल्यू है मान लीजिए 98 रुपीज़ है, तो यही तो मार्केट वैल्यू नहीं रहेगा ना, इसका मार्केट वैल्यू घट भी सकता है, 95 रुपीज़ हो सकता है, 94 रुपीज़ हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में जो एचडीएफसी बैंक है उसके लिए तो रिस्क है, उसके पास तो 98 रुपीज़ के वैल्यू का कोलेट्रल जमा करके गया था एसबीआई, लेकिन इसका वैल्यू तो घटते जा रहा है, 95 रुपीज़ हो रहा है, 94 रुपीज़ हो रहा है। तो एचडीएफसी बैंक किस केस में एसबीआई को और कोलेट्रल जमा करने के लिए बोलेगा, तो इसी को मैनेज करना क्या कहलाता है, मार्जिनिंग कहलाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो जो कोलेट्रल होगा, कोलेट्रल को ट्रांसपेरेंटली उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, उसका प्राइसिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेग ऑफ रेपो होगा, मतलब कि जो स्टार्टिंग होगा रेपो का, जब जो एसबीआई है, एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा एचडीएफसी बैंक को और एचडीएफसी बैंक कैश देगा एसबीआई को, तो ये फर्स्ट लेग ऑफ रेपो हो गया। तो उसी समय उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो, क्योंकि वो कोलेट्रल है तो उसका जो वैल्यूएशन है वो होगा। तो वैल्यूएशन कैसे होगा, तो जो प्रीवेलिंग मार्केट प्राइजेस होगा उसके हिसाब से होगा, जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सेकेंड लेग के लिए उस कोलेट्रल का प्राइस रहेगा, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, फिर से मुझे समझाना पड़ रहा है। एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई ने 500 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एचडीएफसी बैंक को दिया, ठीक है, और 500 करोड़ रुपीस इसको मिल गया। अब सेकेंड लेग में क्या होता है, सेकेंड लेग में जो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक को ने वापस से इसका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो लौटा दिया, और एचडीएफसी बैंक को कितना पैसा मिला, 500 करोड़ प्लस 10 लाख रुपीज़ मिला था, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेकेंड लेग के लिए ये जो कोलेट्रल है, ये जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसका प्राइस कितना होगा, तो उसका प्राइस होगा फर्स्ट लेग प्लस इंटरेस्ट। मतलब फर्स्ट लेग में इसका प्राइस कितना था, 500 करोड़ था प्लस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट 10 लाख रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेकेंड लेग के लिए कोलेट्रल का प्राइस। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हेयर कट होगा, जो मार्जिन होगा, वो क्लियरिंग हाउस के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, या फिर अगर दो पार्टीज़ के बीच में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर दोनों पार्टीज़ जो भी दोनों पार्टी के बीच में जो भी रेट एग्री होगा उसके ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस दिया गया है, मतलब कि मिनिमम उतना हेयर कट तो होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, तो जो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है और जो डिबेंचर्स होता है उसके लिए मिनिमम 2% का हेयर कट होगा, मार्केट वैल्यू का 2%। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बैंक है, बैंक ए,
और ये यहाँ पे गवर्नमेंट इसके पास यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है और उसको ये कोलेटरल के तौर पे दे करके बैंक बी से फंड को बोरो कर रहा है और इसका वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि कम से कम 2% का जो हेयर कट है वो अप्लाई होना चाहिए। मतलब कि इसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे ये जो बैंक बी है वो कितना दे सकता है अगर 2% का हेयर कट अप्लाई होता है मान लीजिए, तो बैंक बी बैंक ए को कितना देगा, 98 रुपीज देगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि कम से कम 2% का तो हेयर कट अप्लाई होना ही चाहिए। अगर इसका जो भी टेनोर है, ये जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इसका टेनोर, इसके इलिक्विडिटी को देखते हुए हेयर कट ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए अगर 5% का हेयर कट है तो इस केस में बैंक 98 रुपीज़ ना दे करके बैंक बी कितना देगा, 95 रुपीज़ देगा बैंक ए को, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। तो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए मिनिमम 2% का जो हेयर कट है, 2% का हेयर कट अप्लाई होगा, 2% ऑफ मार्केट वैल्यू, ओके। इसके बाद कमर्शियल पेपर और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसके लिए मिनिमम 1.5% का हेयर कट अप्लाई होगा, 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू। और जो जो सिक्योरिटीज इशू किया जाता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जो भी आपका म्युनिसिपैलिटी है उसके द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, तो उसके लिए मिनिमम 2% का हेयर कट अप्लाई होगा, 2% ऑफ मार्केट वैल्यू। और अगेन अगर उसका टेनोर, उसके इलिक्विडिटी को देखते हुए जो हेयर कट है वो ज़्यादा हो सकता है, 5% हो सकता है, 6%, 7% ऐसे हो सकता है। समझ में आ गया क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में मेंटेन करना होता है। तो ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आपको पता होगा, बैंक को उसकी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट के फॉर्म में मेंटेन करके रखना होता है, जैसे कि कैश हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, गोल्ड हो गया। तो यहाँ पे बैंक जो सीआरआर को कैलकुलेट करता है, जो एसएलआर को कैलकुलेट करता है, वो कैसे कैलकुलेट करता है, बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है उस आधार पे। मतलब बैंक का जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है, बैंक पहले इसको निकालता है और फिर जैसे मान लीजिए अभी सीआरआर 3% है और बैंक का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी 100 करोड़ है, तो इसका 3% कितना हो गया, 3 करोड़ हो गया। तो बैंक को 3 करोड़ रुपीज कैश के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना है। उसी तरीके से एसएलआर निकाला जाता है। तो बैंक जो सीआरआर कैलकुलेट करता है, जो एसएलआर कैलकुलेट करता है, वो कैसे करता है, उसका जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी रहता है उसके आधार पे करता है। और नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर जो भी बैंक के अंदर टोटल डिपॉजिट है, जो भी बैंक का टोटल लायबिलिटी है, वो ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे जो रेपो ट्रांजेक्शन होता है, रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक जो फंड बोरो करता है वो भी तो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब एसबीआई ने 500 करोड़ रुपीस के वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करके एचडीएफसी बैंक से फंड बोरो किया। अब इसने फंड बोरो किया तो ये पैसा उसको एचडीएफसी बैंक को चुकाना भी तो है ना। तो ये जो 500 करोड़ रुपीस इसने बोरो किया है, ये क्या है एसबीआई के लिए, ये तो लायबिलिटी है। तो इस लायबिलिटी को ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जब बैंक सीआरआर एसएलआर को कैलकुलेट करेगा, उसको लेकर के यहाँ पे प्रोविजन है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई रेपो ट्रांजेक्शन है या फिर ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हुआ है। मतलब मान लीजिए एसबीआई है और एसबीआई ने रेपो ट्रांजेक्शन्स या फिर ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन्स किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मतलब हमारे एग्जांपल में तो वही था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एचडीएफसी बैंक को सेल किया गया था और फिर एसबीआई के पास कितना पैसा आया था, 500 करोड़ रुपीज आया था। तो यहाँ पे अगर रेपो या ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हुआ है और इसके तहत जो भी फंड बोरो किया गया है, ये जो 500 करोड़ रुपीस फंड बोरो किया है, तो जब एसबीआई सीआरआर को एसएलआर को कैलकुलेट करेगा, तो जब वो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी निकालेगा, तो फिर इस केस में ये जो 500 करोड़ रुपीस है ना, इसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये जो 500 करोड़ रुपीस है उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये हालांकि लायबिलिटी है, राइट, हालांकि ये लायबिलिटी है, लेकिन इसको नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कि रेपो के तहत जो भी सिक्योरिटी एक्वायर्ड किया जाएगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वायर्ड किया, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया है, तो अगर ये सिक्योरिटी इलिजिबल सिक्योरिटी है, इलिजिबल एसएलआर सिक्योरिटी है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो इलिजिबल एसएलआर सिक्योरिटी है, तो फिर एचडीएफसी बैंक का जो एसएलआर रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए वो उन सिक्योरिटीज का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रेपो या ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हुआ है तो उस केस में जो भी फंड बोरो किया हुआ है उस फंड को नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा जब बैंक सीआरआर एसएलआर को कैलकुलेट करेगा तो। लेकिन जो रेपो ट्रांजेक्शन्स के तहत सिक्योरिटी को अक्वायर किया गया, जैसे एचडीएफसी बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वायर किया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इलिजिबल एसएलआर सिक्योरिटी है, तो फिर एचडीएफसी बैंक उन सिक्योरिटी को जो उसका एसएलआर रिक्वायरमेंट है उसके लिए काउंट कर सकता है। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे एक अलग सिनेरियो है। अब देखिए अगर बैंक ने रेपो ट्रांजेक्शंस किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स के अंदर और इसके थ्रू इसने फंड बोरो किया है, कोई बैंक है बैंक ए और इसने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, जो डिबेंचर्स है, यहाँ पे बैंक ए ने इसको कोलेटरल के तौर पे दे करके बैंक बी से मान लीजिए कि 500 करोड़ रुपीस यहाँ पे लिया है। तो फिर यहाँ पे इस केस में ना जब ये बैंक ए जब सीआरआर को एसएलआर को कैलकुलेट करेगा तो जब ये बैंक नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी निकालेगा, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी निकालेगा, तो फिर इस केस में ये जो 500 करोड़ रुपया है इसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। एम आई क्लियर? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेपो ट्रांजेक्शन्स के अंदर इन्वॉल्व है और बैंक ने पैसा बोरो किया है, उधार पे लिया है, तो फिर उस पैसे को बैंक नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी में नहीं जोड़ेगा जब वो सीआरआर एसएलआर को कैलकुलेट करेगा तो। लेकिन अगर बैंक ने जो रेपो ट्रांजेक्शन किया है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डिबेंचर्स में हुआ है और पैसा उसने रेज किया है तो फिर उस पैसे को बैंक नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर ऐड करेगा जब वो सीआरआर एसएलआर को निकालेगा तो। एम आई क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, और पॉइंट क्या है, टू द एक्सटेंड दीज लायबिलिटीज आर टू द बैंकिंग सिस्टम दे शेल बी नेटेड एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो सिंपली मान लीजिए कि ये बैंक ए है और बैंक ए ने किसी दूसरे बैंक के अंदर, बैंक सी के अंदर या फिर किसी भी दूसरे बैंक के अंदर मान लीजिए कि इसने 30 करोड़ रुपीस या फिर 30 कम हो जाएगा, मान लीजिए 300 करोड़ रुपीस इसने डिपॉजिट किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 500 करोड़ रुपीस है ना इसमें से 300 करोड़ रुपीस माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, 200 करोड़ रुपीस आएगा। तो सिर्फ इन 200 करोड़ रुपए को नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर ऐड किया जाएगा, ना कि पूरा पैसा ऐड किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यही यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि जो नेट लायबिलिटी है ये बैंक ए का ये तो 200 करोड़ रुपया ही है, क्योंकि 300 करोड़ रुपए तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इसने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था जिसको हमने डिस्कस किया है। और हमने यहाँ पे क्या बात किया, तो हमने यहाँ पे बात किया है मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीपर्चेस ट्रांजेक्शन्स रेपो डायरेक्शंस 2025। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस था ये, ऑलमोस्ट जितना सारा भी पॉइंट था जो भी इंपॉर्टेंट था सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। सिर्फ एक दो पॉइंट जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जनरल चीज़ें था, उसको बस मैंने छोड़ दिया है। आई होप इस मास्टर डायरेक्शन के ऊपर आपसे कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई रिटन एग्जाम हो, MCQ हो, या फिर कुछ आपका मान लीजिए कि इंटरव्यू है, आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकेंगे। कहीं पे भी कंफ्यूजन होने से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि एक बार आप उसको बैक करके आप उसको सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ अपना डाउट बताइए कमेंट में, हमें टाइमिंग दे दीजिए कि कहाँ पे आपको डाउट है, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।